हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। बेथे ने संकुलों को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं डी ब्लॉक के, आयनिक क्रिस्टल जालक के रूप में सोचा था और आयनिक क्रिस्टल जालक में एक विलगित धनायन को घेरे रखने वाले ऋणायनों के प्रभाव के आधार पर यह पाया गया है कि स्वतंत्र धातु आयन में कक्षकों की समभ्रंशता का बना रहना या समाप्त हो जाना क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। चूँकि आयनिक क्रिस्टल में स्थिर विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, अतः संकुलों के आयनिक क्रिस्टल रूप में धातु आयन एवं इससे घेरे हुए ऋणायनों से उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र को क्रिस्टल क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्रिस्टल क्षेत्र। उसका मीनिंग है कि जो संकुल यौगिक हैं उनको आयनिक क्रिस्टल के रूप में सोचा गया है और आयनिक क्रिस्टल में स्थिर विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है, इसको विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। इसकी जो निम्न पोस्टुलेट्स हैं, निम्न मुख्य बिंदु इम्पोर्टेंट हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संकुल केंद्रीय धनायन को घिरे ऋणायन या अणुओं का संयुग्मन है। ठीक है, तो यहाँ पे धनायन होगा, केंद्रीय धनायन संकुल जो यौगिक होते हैं, और उसके चारों तरफ कौन होते हैं? लिगेंड होते हैं। यहाँ लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है, पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है और ऋणात्मक पॉइंट है ये। अतः धातु आयन धन बिंदु आवेश एवं लिगेंड ऋण बिंदु आवेश दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। यदि लिगेंड ऋणायन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड आदि हैं तो, और ऋण बिंदु आवेश और यदि उदासीन हैं तो वाटर, अमोनिया, फॉस्फीन आदि, तो इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का ऋण ध्रुव धातु आयन की तरफ रहेगा। इसे भी बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव के रूप में ही माना जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है धातु आयन और लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति पूर्णतः आयनिक होती है। इसलिए तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र शब्द। यहाँ सहसंयोजक प्रकृति को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट है यहाँ पर धातु आयन एवं लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर क्रिया से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। परिणाम स्वरूप धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है। ये डी कक्षकों का विपाटन क्यों हो रहा है, आप देखेंगे ये डायग्राम, इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो डी कक्षक हैं इनका विपाटन हो गया Eg और T2G के अंदर। तो ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है धातु आयन एवं लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर क्रिया से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। यह सिद्धांत लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का धातु के डी कक्षकों में जाना अस्वीकार करता है। अतः यहाँ धातु एवं लिगेंड के कक्षकों में कोई अतिव्यापन नहीं होता। फिफ्थ है स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की समभ्रंशता डीजनरेसी लिगेंडों द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है? स्वतंत्र धातु आयन है, तो यहाँ डी कक्षक क्या है? डीजनरेट हैं, समभ्रंश है। लेकिन लिगेंड की अनुपस्थिति में ये क्या है? डीजनरेसी खत्म हो जाती है। चूँकि विलगित गैसीय धातु आयन के पांचों डी कक्षक डीजनरेट होते हैं, समभ्रंश होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा समान होती है। इसके चारों ओर ऋण आवेशों का पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र निर्मित किया जाए तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र में सभी डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन समान प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। परंतु यदि क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति गोलाकार से भिन्न होगी तो डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी। अतः डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति ज्यामिति पर निर्भर करता है। जैसे अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हमें निम्न विपाटन देखने को मिलता है। ये जो बातें बोली हैं ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद में आप देखते हैं कि वे लिगेंड जिनके द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र से 10dq का मान अधिक प्राप्त होता है, उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से 10dq या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान अधिक प्राप्त होता है, वे प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। तथा जो लिगेंड 10dq का कम मान देते हैं, CFSE का कम मान देते हैं, उन्हें दुर्बल लिगेंड कहते हैं। डेट मीन्स जो प्रबल लिगेंड हैं वो डी जो कक्षक हैं उनका विपाटन ज़्यादा करते हैं, और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो डी कक्षकों का विपाटन कम करते हैं। तो इससे हमें जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्राप्त होती है लिगेंड्स की, और ये जो है लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सी लिगेंड, ये जो शुरुआत में जो लिगेंड हैं वो क्या हैं, प्रबल हैं। साइनाइड हो गया, NO2- हो गया, ये प्रबल लिगेंड है। जबकि हैलोजन लिगेंड जो हैं वो क्या हैं, ये आयोडीन है, यहाँ पर I-T नहीं है, आयोडीन है। तो ये क्या हैं, दुर्बल लिगेंड हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये क्या हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। 10dq या डेल्टा ज़ीरो, इसे क्या कहते हैं, CFSE। 10dq या डेल्टा ज़ीरो का मान मुख्यतः धातु लिगेंड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अतः वे सभी कारक जो मेटल और लिगेंड की बंध दूरी को प्रभावित करते हैं वो CFSE के मान को भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे जो CFT थ्योरी है वो अष्टफलकीय संकुल के लिए हम समझते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन को निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु पर तथा 6 लिगेंडों को अनंत दूरी पर तीनों अक्षों की दिशा में स्थित माना जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको डायग्राम को अगर हम 3D में बनाएं तो ये डायग्राम इस प्रकार है। एक अष्टफलकीय संकुल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 4, तो ये स्क्वायर के कोने पे एक टॉप से एक डाउन से, तो ये इस प्रकार जो है इसकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय संकुल की। ये चारों जो हैं प्लेन में है, ये वाला पोर्शन प्लेन के ऊपर है, ये वाला पोर्शन प्लेन के नीचे है। उसको हमने 2D में इस प्रकार दर्शाया है। और जब धातु विलगित होता है, धातु आयन विलगित है, तो पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। जब अनंत दूरी से लिगेंड धातु आयन के निकट लाए जाते हैं तो सर्वप्रथम एक काल्पनिक गोलाकार ज्यामिति में लिगेंडों की व्यवस्था मानते हुए फिर अपेक्षित ज्यामिति में लिगेंडों के धातु आयन की तरफ बढ़ने पर धातु और लिगेंड के बीच में एक निश्चित दूरी पर पारस्परिक क्रिया, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के फलस्वरूप धातु के डी कक्षकों की समभ्रंशता डिजनरेसी समाप्त हो जाती है। एवं आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लिगेंड हैं वो X और Y दिशा की तरफ से आ रहे हैं। जो डी कक्षक होते हैं जिसमें अक्षीय कक्षक हैं DZ² एंड DX² - Y², कक्षकों की पालियाँ अक्षों की दिशा में ही होती है। और अष्टफल के ज्यामिति वाले संकुलों में लिगेंड भी धातु आयन से समान दूरी पर अक्ष की दिशा में ही होते हैं। अतः जो अक्षीय कक्षक हैं DX² - Y² एवं DZ² में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण जो है गैर अक्षीय कक्षक के प्रतिकर्षण से अधिक होगा। गैर अक्षीय कक्षक कौन कौन से हैं, DXY, DYZ एंड DXZ। तो इस प्रकार से यहाँ पे विपाटन होता है। तो कुल मिला के बात क्या है कि DX² - Y² एंड DZ², यहाँ आप देख रहे हैं ये जिन्हें हम EG कक्षक कहते हैं, ये अधिक प्रतिकर्षित होंगे। और यहाँ पे T2G देख रहे हैं आप, DXY, DYZ एंड DXZ, जो कि क्या हैं, गैर अक्षीय कक्षक हैं। और इनका प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। विलगित धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता टूट जाती है और डी कक्षकों का विपाटन ये निम्न प्रकार से होता है। चूंकि कक्षकों के विपाटन में तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः 3D कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी और
कुल कमी है किसके रेस्पेक्ट में, Tg के रेस्पेक्ट में, T2g के रेस्पेक्ट में, वो डी कक्षकों की कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। तो यहाँ पे Eg की वृद्धि, यहाँ पे क्या ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी हो रही है। डेट मीन्स कि यहाँ क्या है, ऊर्जा का परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा, जिसे हम 10dq या डेल्टा से बताते हैं, उनका विभाजन जो है निम्न प्रकार से होता है। ये विभाजन जो है निम्न प्रकार से है। अगर dq के रूप में बताएंगे तो 6dq है, ये 4dq है, और डेल्टा 0 के रूप में बताएंगे तो यहाँ पे क्या है 0.4 डेल्टा 0 है, 0.6 डेल्टा 0 है। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षों का विपाटन होने पर धातु के इलेक्ट्रॉन हुंड नियम एवं ऑफ-बाउ नियम के अनुसार इनमें भरे जाएंगे। कम ऊर्जा वाले कक्षकों T2g में इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर तंत्र स्थायित्व प्राप्त करेगा और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर तंत्र अस्थायी होने लगेगा। यहाँ प्रत्येक T2 कक्षक की ऊर्जा 2/5 डेल्टा 0 तथा प्रत्येक Ag कक्षक की ऊर्जा 3/5 डेल्टा 0 है। इसमें क्रम से प्लस माइनस जो है यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि या कमी को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय संकुल को समझने के लिए धातु आयन को मूल बिंदु पर तथा मूल बिंदु को एक घन का केंद्र मानते हुए कल्पना की जाती है। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं। एक घन के प्रत्येक फलक के विपरीत कोणों को मिलाया जाए तो चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है। एक विलगित धातु आयन में पांचों डी कक्षक संभ्रंश होते हैं जब लिगेंडों को इसके चारों ओर चतुष्फलक की ज्यामिति में व्यवस्थित किया जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिगेंड जो हैं, ये लिगेंड हैं चतुष्फलक की ज्यामिति में, ये धातु आयन है। तो धातु आयन का कोई भी डी कक्षक लिगेंड की दिशा में नहीं पड़ता, परंतु dxy, dyz एंड dxz कक्षक जो हैं ये लिगेंड के ज़्यादा समीप होंगे बजाय अक्षीय कक्षक के। अक्षीय कक्षक कौन कौन से हैं, dx² - y² एवं dz²। अतः चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में जो T2g कक्षक हैं कौन कौन से, dxy, dyz एंड dxz की ऊर्जा अधिक होती है, और जो अक्षीय कक्षक हैं dx² - y² एंड dz² की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप यहाँ विपाटन देख रहे हैं, क्योंकि ये लिगेंड के ज़्यादा समीप हैं इसलिए इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। ये लिगेंड के से दूर हैं इसलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार का जो है विपाटन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अष्टफलकीय का उल्टा हो गया। यहाँ पे जो है अब Eg कक्षक जो है नीचे हैं, T2g कक्षक क्या हैं, ऊपर की ओर हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि अक्षीय कक्षक क्या होते हैं, गैर अक्षीय कक्षक क्या होते हैं, Eg क्या है, T2g क्या है। तो वे डी कक्षक जिनकी पालियां निर्देशांक अक्षों की दिशा में अभिविन्यासित हो उन्हें अक्षीय कक्षक कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, dx² - y² एवं dz²। यदि दोनों की ऊर्जा समान हो तो समूह के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों कक्षकों के समूह को Eg प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब दो कक्षक संभ्रंश होते हैं तो उनके लिए हम E प्रतीक सिंबल का यूज करते हैं, और यदि इन कक्षकों में सममित केंद्रक भी उपस्थित हो तो उसके लिए हम गिराडे या सम का यूज करते हैं G, और इसलिए dx² - y² एवं dz² के लिए हम यूज करेंगे Eg। और T2g के लिए देखते हैं, वे डी कक्षक जो निर्देशांक कक्षकों के साथ 45 डिग्री कोण पे अभिविन्यासित होते हैं, डेट मीन्स dxy, dyz एंड dxz, ये कक्षक अक्षकों जो अक्ष हैं उनके बीच में अभिविन्यासित होते हैं, इसलिए इन्हें गैर अक्षीय डी कक्षक कहते हैं। और ये जो तीनों कक्षक हैं इनके लिए T शब्द का यूज हुआ है, ऊर्जा समान है इसलिए इनके लिए T शब्द का यूज हुआ है। यहाँ पे 2 का अर्थ है कि ये कक्षक सममित तल के सापेक्ष क्या हैं, असममित हैं, इसलिए यहाँ पे 2 का यूज हुआ है। और अगर सममित तल सिग्मा v के सापेक्ष सममित होते तो यहाँ 1 लिखते। G का अर्थ है यहाँ पे सममित केंद्र उपस्थित है। अगर सममित केंद्र
अनुपस्थित रहते हैं तो हम यू का यूज़ करते हैं। थैंक यू।